हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक तत्व भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या। क्योंकि ये मैं अकॉर्डिंग टू आपको पता है 12th बोर्ड एग्जाम के लिए कर रही हूँ और बोर्ड एग्जाम में केवल 3D श्रेणी 3D सीरीज की बात की जाती है, तो हम 3D सीरीज के ही गुण पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो पोस्ट करी हैं प्रॉपर्टीज के, लेकिन प्रॉपर्टी एक टॉपिक में पूरा नहीं हो सकता, छोटी छोटी वीडियो बनी है, तो आप कंटिन्यूअसली आई बटन में आप दे सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या जो हम आज बताएंगे वो बताएंगे 3D श्रेणी के लिए, जिसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। देखिए क्या है, जो अधिकांश संक्रमण तत्व होते हैं इसमें सभी आ जाते हैं 3D 4D 5D। इन सभी की अगर बात करें तो अधिकतम जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, बोरॉन फैमिली +3 ही ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, कार्बन +4 ही प्रदर्शित करती है ना पी ब्लॉक में, या एस ब्लॉक के तत्व हैं +1 ही शो करते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक तत्व हैं वो +1 भी शो कर सकते हैं, +2B, +3B, +4B, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जब कोई भी तत्व एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है तो उसे कहते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों ये प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण, मुख्य कारण इनका है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था उसी के कारण ये एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो अगर हम बात करें NS ऑर्बिटल, ठीक है, और N-1 D ऑर्बिटल, स्पेशली अगर प्रथम श्रेणी के लिए कहूं तो NS मतलब 4s ऑर्बिटल और N-1 D मतलब 3D और 4s ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। लगभग दोनों की ऊर्जाएं 4s और 3D दोनों ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है। तो जब ऊर्जाएं लगभग बराबर होती हैं तो इन दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाने में, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 4s के भी और 3D के भी दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंध निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन दान करके और शेयर करके वो क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, और इसलिए अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या की कि सामान्य ऑक्सीकरण संख्या ये क्या प्रदर्शित करते हैं, तो जो 3D संक्रमण श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसे कहते हैं, वो अधिकतर क्या करते हैं, सभी तत्वों अगर हम बात करें 3D श्रेणी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की, उसके सभी तत्वों के 4s में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, सभी में 2। बस कॉपर और क्रोमियम के 4s में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी सभी तत्वों के स्कैंडियम से जिंक तक 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये सभी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं, +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो +2 ऑक्सीकरण संख्या जो होती है इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है जो सब प्रदर्शित करते हैं। केवल एक एक्सेप्शन है स्कैंडियम +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है, यह अस्थायी होती है। देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ठीक है, मुक्त करेगा, तो उतनी ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अगर कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल रहा है तो +1 ऑक्सीकरण संख्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +2 ऑक्सीकरण संख्या, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +3 ऑक्सीकरण संख्या। समझ रहे हैं ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। और इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से निकाला जाता है, क्योंकि अंतिम कोश होता है 4s अंतिम कोश होता है और 3D अंदर वाला होता है। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो +2 ऑक्सीकरण संख्या ये सभी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा 3D, तो आप कहोगे 3D तो अंतिम कोश नहीं है, वो तो अंदर का है, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे मान ले रहे हैं। उसका कारण यही है जो मैंने अभी बताया था कि 3D से भी अगर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसे भी ऑक्सीकरण संख्या मानते हैं, क्योंकि 3D और 4s की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, तो हम इन दोनों को लगभग अंतिम कक्षा मान सकते हैं। अब इसमें भी क्या रहता है, कुछ तत्व जो होते हैं वो +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, हम इसे कह सकते हैं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो जो तत्व +2 या +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, मतलब निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, तो हम कहेंगे ऐसे यौगिक कैसे, कौन सा बंध बनाएंगे, आयनिक बंध। तो डी ब्लॉक के तत्व आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों बनाते हैं, लेकिन वे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 होगी, निम्न होगी, वो आयनिक रूप में पाए जाएंगे, आयनिक यौगिक के रूप में पाए जाएंगे, आयनिक बंध बनाएंगे। लेकिन वे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण संख्या +4 +5 +6 +7 +8
ठीक है, ये +8 तक तो उसकी जाती है ऑस्मियम की, वो 4D श्रेणी का है, उसको बाद में बात करेंगे। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 से जो ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रहे हैं, वो अगर कोई भी यौगिक अगर +4, +5, +6, +7, +8 ऐसी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, मतलब उच्च ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, तो हम कहेंगे ये सहसंयोजक बंध बनाएगा, सहसंयोजक के रूप में, यौगिक के रूप में पाया जाएगा। ये पहचान का तरीका है। देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दिया है CrO4 2 निगेटिव, ठीक है। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है +6 स्टेट में, तो इसने देखिएगा ऑक्सीजन के बाद सिंगल सिंगल डबल डबल, मतलब ये सहसंयोजक बंध बना है। इसी किसी प्रकार MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7, बहुत ज्यादा है, तो इसने भी इसमें सारी की सारी ये देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कौन सा बंध बनाया है, और ये बनाया है सहसंयोजक बंध। तो उच्च ऑक्सीकरण संख्या होगी 4 या 4 से ऊपर, तो ये सहसंयोजक बंध बनाएगा, और 4 से नीचे होगी जैसे +2, +3 कम, तो ये बनाएगा कौन सा यौगिक, आयनिक यौगिक। इसके अलावा कुछ डी ब्लॉक जो 3D श्रेणी के तत्व हैं या डी ब्लॉक के तत्व हैं, वो 0 और +1 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे है कॉपर, मैं 3D श्रेणी का बता रही हूँ केवल, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर ब्रोमाइड है, कॉपर आयोडाइड, ये +1 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है। तो इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए, इसमें कॉपर +1 स्टेट में आया जाता है। इसके अलावा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, 3D श्रेणी के तत्व हैं, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या इनकी क्या होती है, शून्य होती है, और ऑक्सीकरण संख्या अगर इनकी शून्य हुई तो इनमें कौन सा बंध पाया जाएगा, उप सहसंयोजक बंध, ये याद रखना। अगर ऑक्सीकरण संख्या 0 हुई तो इनमें उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी बंध पर आधारित है, उप सहसंयोजक यौगिक जो है ना, इसी बंध पर आधारित है, तीसरा टाइप का। जैसे NiCO4, CrCO6, Mn2CO10, Fe2CO12, VCO6, CO2, CO8, NiCO4, इसमें सभी 3D श्रेणी के तत्व हैं। इन्होंने कार्बोनिल, ये कोबाल्ट नहीं है, ठीक है, कार्बन भी बड़ा है, ऑक्सीजन की भी कैपिटल है, दोनों, ये कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये लिगैंड का काम करेगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो है कार्बोनिल के साथ सभी संक्रमण धातु जो है वो कार्बोनिल CO के साथ, ठीक है, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसके साथ ये क्या बनाते हैं, उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जिनमें इन सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीकरण संख्या में। तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए, स्कैंडियम मैंने पूरे लिखे हुए, स्कैंडियम से लेके मैंने जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे लिखे हुए हैं, देख लीजिए एक बार। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, 3D1 4s2 ये लिखा हुआ है। आगे में आर्गन लिखना भूल गया, आर्गन कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में AR आर्गन लिख दीजिएगा, अदर्स केस, ठीक है, ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। तो सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं, और आगे मैंने लिखे हुए इनके ऑक्सीकरण संख्या। तो बहुत आसान है, स्कैंडियम एक ही ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है +3, ठीक है। देखिए सभी जो है एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, एक्सेप्ट स्कैंडियम और जिंक, ठीक है। तो स्कैंडियम और जिंक एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते, केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं +3। टाइटेनियम +4 तक करेगा, 2 3 4, वेनेडियम 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा, देखिए क्रोमियम 2 3 4 5 6, 1 को अभी छोड़ दो, 2 3 4 5 6, मैग्नीज 2 3 4 5 6 7। तो यहां से लेके स्कैंडियम से लेके जिंक मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, भी बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद Fe की बात करें, अब Mn के बाद ऑक्सीकरण संख्या घटने लगेगी। Fe की होती है 2 3 4 5 नहीं होती, इसकी याद रखिएगा, Fe और कोबाल्ट की 5 नहीं होती, 2 3 4 4 6, कोबाल्ट की 2 3 4 5 नहीं होगी इसकी, ठीक है। निकेल की 2 3 4, और कॉपर की होती है 1 और 2, और जिंक की होती है +2। क्रोमियम की +1 है और कॉपर की +1 है, क्यों, क्योंकि देखिएगा क्रोमियम जो है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनके 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और कॉपर के भी 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो ये +1 शो करेगा। वैसे इसका है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा तो ये +1 शो करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या बनेगा विन्यास, 3D5। डी में एग्जैक्ट 5 इलेक्ट्रॉन है, तो डी एग्जैक्ट आधा भरा हुआ है, तब भी ये स्थायी है, तो +1 ऑक्सीकरण संख्या भी इसकी स्थायी होती है। और यहां भी वही है, अगर ये कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन 4s का निकाल दे तो ये +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका डी पूरा भरा है, पूरित है, तब भी ये स्थायी होगा, ठीक है।
अब मैं बता रही हूं उनको याद करने की ट्रिक। मैंने एक कॉलम बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। स्कैन 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे मैंने खींच लिया ऐसे करके, ठीक है, लेफ्ट टू राइट 7, ठीक है। और ये जो है सभी तत्वों के नाम लिख दिए। ऐसे आप बना लीजिएगा। कितनी लाइन्स बनी? 1 2 3 4 5 6 7 होनी चाहिए। अब क्या करना है, स्कैंडियम केवल एक शो करता है +3। टाइटेनियम में जाना, इसमें लिख देना इसके जस्ट नीचे तिरछे में, ट्राई ऐसे आइए, ठीक है, डायगोनल में, विकर्ण में, इसके लिख देना 3, इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के टाइटेनियम के वहां 4, एक लाइन छोड़ के इसकी लिख देना 5, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक बता रही हूं। इससे और नीचे जाइए, इसमें लिख देना 6, और इससे और नीचे जाइए, इसका लिख देना 7। किसी को कोई डाउट आया समझ में? स्कैंडियम जो पहला तत्व है उसमें 2 लाइन छोड़ के तीसरे में लिख देना 3, इसमें तिरछा जाओ 4, टाइटेनियम के नीचे 4 5 6 7। आसान। अब क्या करना है, यहां तक आपने लिखा, स्कैंडियम का 3 लिखा, 4 5 6 7 यहां तक पहुंच गया बढ़ाते हुए। अब कम करेंगे यहां से, ठीक है, यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहां से आपने लिखा, अब ट्रिक क्या है देखिए, यहां आप रेड पेन से मैंने 6 लिख दिया, फिर इसके तिरछे में, ठीक है, डायगोनल में ब्लू पेन से 5, फिर रेड पेन से 4, मतलब घटते जा रहा है ना, 7 था ये, यहां से शुरू करें 6, फिर ब्लू पेन से 5, फिर रेड पेन से 4, फिर ब्लू पेन से 3, फिर रेड पेन से 2। आसान है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्कैंडियम तो एक ही शो करता है 3, बाकी टाइटेनियम और टाइटेनियम से आगे सभी में 2 तो आपने लिखना ही है। 2 कहां पर होगा, ये नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2 के लिए ये वाला कॉलम है, तो मैं सब में +2 तो लिख ही दूंगी, ठीक है। अब +2 ही होगा, 2 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सभी में 2 लिख दीजिए। ये सभी तत्व, स्कैंडियम को छोड़ के सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। अब जो भी आपको कॉलम दिख रहे हैं खाली, उसमें संख्या लगातार भर दीजिए। जैसे +2 है, फिर बीच में क्या आएगा, +3, फिर हो गया 4, ठीक है। बीच में, इनके बीच में आपको दिख रहे हैं, ये बॉक्स पूरा बंद हो गया, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में जो भी संख्याएं लगातार हैं भर दीजिए। मैंने आधे भर दिए हैं, इसमें 3 भर दिया, इसमें 2 3 4 5 2 3 4 जो मैंने भरा था ना, ये 3 4 5 6 7, और ये जो 2 भरा था, इनके बीच में संख्याएं भर दीजिए जहां जहां दिख रहा है आपको। अब ये मैंने भर लिया है। अब आप कहेंगे अरे ऑक्सीकरण संख्या तो बड़ा आसान था, ये तो बड़े जल्दी हो गया। दिख रहा है आपको, हो चुका है ऑलमोस्ट। बस एक कुछ सडन सी चीजें आपने चेंज करनी, वो क्या करनी है बच्चों। ये मैंने ब्लू पेन से क्यों लिखा है, ये ब्लू पेन से मैंने इसलिए शो किया है, ये मैंने ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ऑल्टरनेट बताया था ना, ये ब्लू पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऑक्सीकरण संख्या शो नहीं होगी, ब्लू पेन वाली, ये वाली शो नहीं होगी। और एक चीज और बच गया कि कोबाल्ट जैसे +5 शो नहीं करता, वैसे Fe भी +5 शो नहीं करता, ठीक है। इसको याद रखने, हाईलाइट करने के लिए मैंने एक बार लिखा, फिर उसके बाद उसको क्रॉस किया, ठीक है। और ब्लू पेन से मैंने जो लिखे हैं वो तो क्रॉस करने करने, ये तो ट्रिक के लिए था, ठीक है। तो Fe जो है और कोबाल्ट है +5 शो नहीं करता, ठीक। और बाकी ट्रिक तो काम कर ही रही है पूरी हमारी। अब सिंपल सा है। और +1 कौन शो करता है, देखिए, जिसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो +1 शो करता है, और वो कौन करता है, क्रोमियम। हमारा क्या था, एक्सेप्शनल केस था जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था, इसका था 3d5 4s1, s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं ना, तो ये +1 शो करेगा। और इसके अलावा एक एक्सेप्शनल केस था कॉपर, कॉपर का भी था 3d10 4s1, इसमें भी s का 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था ना 3d में, तो इसके 4s में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। हो गया आसान, याद हो गया। 3D सीरीज के ऑक्सीकरण संख्या कितना आसान है, देखिए, कर लेंगे ना। देखिए मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक चीज और, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए ना, स्मॉल ब्रैकेट लगाए हैं, ये इन तत्वों की सबसे स्थायी, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीकरण संख्या। जैसे स्कैंडियम की +3, टाइटेनियम की सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण संख्या +4, मतलब टाइटेनियम इस रूप में ज्यादा मिले हैं। वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +1 भी होती है और +6 भी होती है। तो ऐसे आप कर लेंगे ना ये, ठीक है। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, आपको बस वो क्रम याद रखना है ऑक्सीकरण संख्या। बोर्ड एग्जाम में ज्यादा ही जो डिटेलिंग है, ये तो मैंने आपको ज्यादा समझाने के लिए करा है। वैसे आप केवल ये डायग्राम बनाएंगे, ये जो मैंने बनाया है, ये जो चीज मैंने बनाई हुई थी, ये बनाना है आपने। इन सभी में आगे ++ जरूर लिख लेना, ये तो मैंने ट्रिक के लिए खाली वैसे किया है। नॉर्मली आप लोग प्लस ऑक्सीकरण प्लस जरूर लिखेंगे। इसके अलावा एक एडवांस फीचर और बता रही हूँ, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए भी है।
कि क्या है, ऑक्सीकरण संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होगी, अगर आपको यौगिक दिए हैं अलग अलग, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके एसिडिटी, अम्लीयता जो होता है वो तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो बंध की आयनिक नेचर है ना, वो कम होता जाता है। मैंने कहा था आयनिक यौगिक कौन होंगे, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होगी, +2 या +3 होगी। लेकिन जैसे जैसे हम +4 +5 +6 की ओर को जाएंगे वो सहसंयोजक होता जाता है, मतलब उसकी आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। तो जैसे TiCl4 TiCl3 TiCl4, या फिर VCl2 VCl3 VCl4 VCl, इसके अलावा ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जैसे कि MnO MnO3 MnO2, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +2, इन सभी की होती है +3, इस सभी में +4, इसकी होती है +5। तो इकट्ठे मैंने लिख दिया। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि होगी तो अम्लीयता में भी वृद्धि होगी। तो आपसे पूछा जाएगा TiCl2 TiCl3 TiCl4 में ज्यादा अम्लीय कौन है, तो आप कहोगे TiCl4, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है। और ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी, वृद्धि होगी, तो आयनिक प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी ये सहसंयोजी बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे, ये आयनिक होगा, ये आयनिक होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सहसंयोजक बंध की ओर को जाएगा। आयनिक प्रवृत्ति कम होती जाएगी, प्रकृति कम होती जाएगी, और सहसंयोजक बंध बनाने की प्रकृति बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो मैं बता रही हूँ। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, स्कैंडियम जो है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, क्यों? क्योंकि स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों? तो आप कहोगे कि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आर्गन 3d1 4s2 होता है। अगर ये अंतिम कोश ये है, अंतिम कोश के बाद एक अंदर वाला है 3D, अगर ये S से 2 इलेक्ट्रॉन और D से अगर 1 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा निकाल दे तो ये तो पूरा खाली हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल आर्गन। तो इस स्कैंडियम अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उस समय स्कैंडियम का विन्यास किसकी तरह हो जाएगा? आदर्श गैस आर्गन, आदर्श गैस आर्गन की तरह हो जाएगा। और आर्गन अत्यधिक स्थायी होता है ना। जो आदर्श गैसें होती हैं, शून्य समूह के तत्व है, 18वां समूह भी जिसे कहते हैं, वो अत्यधिक स्थायी होती हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये आदर्श गैस का विन्यास आर्गन का प्राप्त कर लेता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्थायी होता है और इसलिए केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। बोर्ड में आ सकता है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए क्या था, शुरू में स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जाने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती गई, 2 पहले 3 ही, फिर 4 हुई, फिर 5 6 7 बढ़ते क्यों गई? तो जैसे जैसे क्या होता है बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा बंध बनेंगे। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ेगी, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो बंध भी बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बंध बनाएंगे। तो स्कैंडियम के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या D की बता रही हूँ, D ऑर्बिटल की, 3D की। टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5, मैग्नीज में 5, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि 4s की बात नहीं करी, मैं अभी केवल 3D की बात कर रही हूं। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है तो ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ेगा, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता जाता है स्कैंडियम से मैग्नीज तक। ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नीज के बाद की बात करें, है ना, Fe से लेके जिंक तक की बात करें, तो आपने देखा होगा कि Fe से लेके जिंक तक जाने पर ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि Mn तक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, लेकिन Mn के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटते जाती। क्यों? क्योंकि D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D के इलेक्ट्रॉन, वो जोड़ा बनाने लगते हैं, ठीक है। 3D6 हुआ, 1 जोड़ा बना, 3D7 में 2 जोड़े बन गए, 3D7 में 3 जोड़े बन गए D ऑर्बिटल में, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे Fe के बाद हम जिंक की ओर को जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं, ठीक है। युग्मित बढ़ने लगते हैं, अयुग्मित कम होने लगते हैं। तो Fe में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, कोबाल्ट में 3, निकिल में 2, कॉपर में तो D में 0 होता है और जिंक में भी 0 होता है। तो इधर को जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ऑक्सीकरण संख्या भी कम होगी और बंध भी कम बनेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट आ रहे हो, मैंने इसीलिए एक एक चीजें डिफाइन की हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3D श्रेणी का अंतिम तत्व है जिंक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो +2 ऑक्सीकरण शो क्यों करता है केवल? तो आप कहोगे जो जिंक है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2। तो उसके अंतिम कोश की अगर बात करें तो अंतिम कोश में जो 4s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तब उसका विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d10। तो D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? D के 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो D का ऑर्बिटल पूरित विन्यास है, पूरा का पूरा भरा है। और मैंने आपको बताया था जब
कभी ऐसा केस आए डी का ऑर्बिटल पूरा को पूरा, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा होगा, तो उस समय भी वो विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी माना जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, एस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी जिंक स्थायी रहता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं लास्ट पॉइंट, उच्च ऑक्सीकरण संख्या जो कि है +4, +5, +6, +7 कौन प्रदर्शित करेगा, पता है ना, सब तत्व प्रदर्शित नहीं कर रहे, या फिर कोई भी धातु कब उच्च ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा, कब करेगा, कोई भी धातु तब उच्च ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा जब वो किसी उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाले, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले, ठीक है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अगर वो जुड़ा है, कोई भी धातु ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, तब वो ऑक्सीकरण संख्या करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए TiO2, Ti की +4 ऑक्सीकरण संख्या इसमें, VO2 पॉजिटिव, V की +5 है, CrO4 2 निगेटिव, क्रोमियम की +6 है, MnO4 निगेटिव में Mn की है +6, Mn2O7 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7। देखिए +4, +5, +6, +7 ये कब प्रदर्शित कर रहे हैं, जब या तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े हो या फिर फ्लोरीन के साथ। तो आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हों। देखिए बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छा करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने बताया, बट बोर्ड एग्जाम में आप इतना भी लिखेंगे जो मैंने ट्रिक बताई है, आपको ऑक्सीकरण संख्या आएगा। छोटी सी चीजें आप बता देंगे कि 3d और 4s की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, इसलिए 3d से और 4s दोनों से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद ये डायग्राम आप बना देंगे जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कहा था। तो सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, ये आप ऑक्सीकरण संख्या वाला शो करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट जरूर करें, आप कमेंट नहीं करते हैं, और एक कमी ये भी है कि आप शेयर भी नहीं करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन तो नहीं हो रहा है। फिर भी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें अप्रिशिएट करें, हमारे वर्क को अप्रिशिएट करें। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।